बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वकला ग्रुप एक तरफ खड़ा है और जो पॉलिटिकल ग्रुप है, जो सियासी ग्रुप है, वो उसकी मुखालिफ समत में खड़ा है। तो मामला पार्टी किस तरीके से आगे चलाएगी, इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर ये कि विद इन पार्टी टॉप टीयर के लीडरशिप के हवाले से भी शायद कुछ एतराज़ात लोग कर रहे हैं कि कारकुनान मायूस हुए हैं। हालिया चंद दिनों में लीडरशिप्स ने जिस तरह कॉल्स दी लीडरशिप ने, और फिर उनके ऊपर पूरा नहीं उतर पाई लीडरशिप, तो कारकुनान को काफ़ी मायूस किया, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर से लोग टॉप टीयर की लीडरशिप बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर भी एतराज़ कर रहे हैं। इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आपकी जमात में जो आपसी इख्तलाफात थे वो शिद्दत इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। बज़ाहिर लग ये रहा है कि वकला ग्रुप एक तरफ खड़ा है और एक दूसरा ग्रुप जो पॉलिटिकल लीडर्स का है वो दूसरी जानिब खड़ा है। ये मामला किस तरीके से बेहतर हो सकता है और पार्टी अपने मामलात को इस तरह बड़े ग्रुप्स जब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों किस तरीके से आगे चला सकती है? और फिर एक ये भी एतराज़ हो रहा है कि आप लोग शायद इन इख्तलाफात की वजह से कोई बड़ा और बाअसर एहतजाज करने में नाकाम है। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि वकला और सियासी लोगों के सोच में और उसमें तो फ़र्क तो ज़रूर होगा, क्योंकि वकला जो है वो उस एंगल से देखते हैं, लीगल एंगल से, और सियासी लोग जो है वो सियासी नज़र से देखते हैं चीज़ों को। तो बहुत सारी तज़ादात हैं। और चूँकि इस वक्त इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और जो लीडरशिप है, जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब हैं बैरिस्टर गौहर, वो पॉलिटिशियन भी है, साथ साथ वो एक अच्छे वकील भी है। तो एक इस वक्त एक मुश्किल से दो चार हैं, लेकिन ऐसे इख्तिलाफात की जो बातें हैं वो मैं इसलिए नहीं मानता कि इख्तिलाफात नहीं है, इख्तिलाफ राय हो सकता है। और इख्तिलाफ राय भी इमरान खान के लिए होता है कि मतलब हर कोई चाहता है कि बेहतर से बेहतर तहरीक चलाए, बेहतर से बेहतर फैसले हो। तो इस हवाले से है और ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जमातों में मैंने देखा है कि सियासी तौर जो इख्तिलाफात होते हैं वो ज़ाती होते हैं, तो उनके लिए मुश्किलात बनती है। हमारे कोई किसी का भी ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब मानते हैं कि जी हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हैं, इसी तरह जो और लीडरशिप है हमारे, लेकिन जाहिर है यहाँ पे बात करने की आज़ादी है। लेकिन शौकत साहब, इतनी आज़ादी है कि फवाद चौधरी साहब और रऊफ हसन साहब तो तकरीबन एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर मामला इख्तलाफ राय से तो बहुत आगे जा चुका है? देखिए, आप रऊफ हसन साहब और उसकी बात आप कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब इस वक्त पार्टी में तो नहीं है, तो उनकी तरफ से कोई बात करना, या क्योंकि जब तक इमरान खान साहब ग्रीन सिग्नल नहीं देते उनको, तो उस वक्त तक तो कोई भी नहीं मानेगा उनको कि वो पार्टी में हैं या पार्टी के लीडर हैं। क्योंकि आपने देखा कि मुश्किल वक्त में चले गए थे, बेशक मजबूरी के तहत गए थे, लेकिन हमें जहाँ तक पता चला है कि खान साहब ने कहा कि जी आप फिलहाल जो है वो अपना मुंह बंद रखें तो अच्छा ही। तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा। लेकिन रऊफ हसन साहब जहाँ तक ताल्लुक है, वो बेचारा बूढ़ा आदमी है, उसने इस उम्र में भी उसने बड़ी स्ट्रगल की है, जद्दोजहद किया, कर रहा है। तो मेरे ख्याल से गालन गलूच कोई ज़ाती हो सकती है, पार्टी के लिए नहीं हो सकती। पार्टी में जितने भी हम सारे लोग हैं, अगर हम सब बात भी करते हैं तो वो सिर्फ इमरान खान के लिए करते हैं और कोई मकसद किसी का नहीं होता। शेर अफजल मरवत ने कल कोई उसका इजहार किया है नाराज़गी का कि जी तारीख जो है वो मौसर तौर पे नहीं चल रही। लेकिन देखिए, ये सियासी तारीखें होती हैं, सियासी तारीखों में ऊंच नीच होती है, सियासी तारीखों के अंदर कमजोरियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। सही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम जो है वो बिल्डअप करना पड़ता है। लेकिन शौकत साहब, मोमेंटम बिल्डअप हुआ, कारकुनान निकले, रुकावटें अबूर की, डी चौक पहुंचे, लेकिन ना बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ पे कारकुनान के लिए पहुंचे, अली अमीन गंडापुर साहब भी कारकुनान को छोड़कर कहीं और चले गए और उन लावारिसों को किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। और वो भी चंद घंटे वहाँ पर रहने के बाद जब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि लीडरशिप भाग गई है तो कारकुनान भी डिस्पर्स हो गए। शेर अफजल मरवत साहब भी बेसिकली यही कह रहे हैं कि ये कोई लीडरशिप स्टाइल नहीं है।
आप समझते हैं कि मरवत साहब दुरुस्त कह रहे हैं या आपके ख्याल में उनकी बातें जो है वो हकायक के बरक्स हैं? नहीं, मैं तो शेर अफजल मरवत की बातों को एंडोर्स करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल हकायक बयान किए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जब लीडर नहीं होता है ना, अब जब लीडर नहीं होता है तो फिर उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, डी चौक का वाकया हमने बड़े दफा जिक्र कर लिया उसका। डी चौक में बिल्कुल अगर आप सारा जिम्मेदारी आप कहेंगे जी अल अमीन की है, तो मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। नहीं, मैंने तो बैरिस्टर गौहर साहब का भी नाम लिया सर। जी जी जी, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अल अमीन गंडापुर साहब ने इतना तो किया ना कि लोगों को वहां पहुंचा दिया। अब होना ही क्या चाहिए था कि वहां पे जो लीडर्स थे हमारे मरकजी या जो पंजाब की सूबाई लीडरशिप थी, उनको वहां मौजूद होना चाहिए था। क्योंकि अल अमीन गंडापुर ने पूरी रात जो है वो गुजारी थी हमारे साथ, हमें पता है, सड़कों के ऊपर। और जाहिर है 2 दिन और 1 रात गुजारने के बाद इंसान बेंगस हो जाता है। तो वो अगर जाना चाहता था या चला गया था केपी हाउस में, तो वो कोई इतना बड़ी बात नहीं थी। उनको जायद इंसान है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाकी लीडरशिप नहीं थी जिस तरह मरवत ने कहा है, बिल्कुल मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। तो फिर शौकत यूसुफजई साहब, जो बाकी लीडरशिप वहाँ पर मौजूद नहीं थी, उमर अयूब साहब नहीं थे, बैरिस्टर गौहर साहब नहीं थे, असद कैसर साहब नहीं थे, आपके ख्याल में ये लोग खौफजदा थे कि हम लोग कहीं गिरफ्तार ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर नहीं पहुंचे? नहीं, उस वक्त चूंकि ये सारे एमएनएस थे और खान साहब की तरफ से ये था कि कोई भी एमएनए जो है वो फ्रंट पे ना आए, तो शायद इस वजह से, चूंकि हमारी ज्यादातर लीडरशिप जो है वो एमएनएस, एमपी, सेनेटर्स, एमपीएस इस तरह थी ना, तो वो चूंकि आईनी तरमीम आ रही थी, तो गौर साहब हो गए, वो भी एमएनए है, इस तरह उमर अयूब साहब वो भी एमएनए है, और हमारे जो शिबली फराज वगैरह वो भी सेनेटर। और तो मेन वजह यही थी कि उनको मना आपने सामने, तो ये मजबूरी थी उनकी। अच्छा, ये भी बताइएगा, आप चूंकि शेर अफजल मरवत साहब का बार बार जिक्र कर रहे हैं, मरवत साहब ने तो ये भी कहा कि जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे उस वक्त तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। तो सिस्टम चूंकि इस वक्त नवाज शरीफ के ताबे है, और एक बयान उनसे जो मंसूब किया जा रहा है उसमें तो शायद उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो नवाज शरीफ से माफ़ी मांग लें। देखिए, उन्होंने पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, लेकिन ऐसी बात वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि इमरान खान के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, और ना ही वो मांगेगा, एनआरओ मांगेगा कि जी मुझे एनआरओ दो, मैंने बाहर जाना, मैं बीमार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बीमार भी होता है ना, तो वो बताता नहीं है कि मैं बीमार हूँ। तो आप शेर अफजल मरवत साहब की इन बातों को एंडोर्स करते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल हरगिज नहीं। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि मरवत साहब इस तरह की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी हमेशा जो बात होती है वो इंस्टिगेट करती है आवाम को, मतलब ये कि जज्बा दिलाती है, लेकिन इस तरह की बुजदिली वाली बात मैं एक्सपेक्ट नहीं करता उनसे, तो वो इस तरह की बात करेंगे। उन्होंने हमेशा दबंग बात की है, तो मैं समझता हूँ कि देखें, इमरान खान के ऊपर इन्होंने कितनी सख्तियाँ की। ये बार बार ये चलाते हैं कि इमरान खान ने वाशिंगटन में कहा था कि मैं एसी उतारूंगा, तो ये तो सियासी बात की थी उन्होंने, कौन से जाके उन्होंने एसी उतारा था। लेकिन नवाज शरीफ के पास एसी भी था, सारी सहूलतें थी, नौकर भी दिए गए थे उनको, खाने भी उनके घर से आते थे। आज इमरान खान के ऊपर 8 दिन तो उनके ऊपर बिजली बंद कर दी गई, और जिस तरीके से उनको रखा गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टूटे नहीं, ना वो टूटेंगे। वो एक बहादुर लीडर है, और इस कौम के लिए वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, और वो एक काज मालूम है उनको, लेकिन कह रहे मैं पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, वो उस कुर्बानी पे डटे हुए हैं। लेकिन आप जिसको सियासी बयान कह रहे हैं, ये लोग तो हुकूमत ये कह रही है कि ये बेसिकली इंतकामी जहन था, और आप जब इमरान खान साहब के हवाले से कुछ मुतालबे करती हैं तो वो तो आपके सामने वही बयान रखती हैं कि वो तो नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो एसी भी मिले। तो अब आप लोगों को कैसे मिल सकती हैं ये सहूलियात? आप तो बहुत सीनियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इमरान खान चूंकि वजीर आजम थे, अगर वो चाहते कि इनको कोई सहूलत ना मिले तो उनको फिर बताने की जरूरत ही नहीं थी। वो एक सियासी बयान था। लेकिन क्या इमरान खान ने उनके कमरे से एसी उतरवाया? क्या इमरान खान ने उनसे वो सारी सहूलतें वापस ली जो आज उनसे ली गई हैं? वो इमरान खान तो डिमांड नहीं कर रहे। इमरान खान बिल्कुल डिमांड नहीं कर रहे हैं। डिमांड तो हम कर रहे हैं। एक वजीर आजम के लिए जो मेन्यू दिया गया है, जेल मेन्यू, उस पर अमल दरामद किया जाए। ये वो कोई फेवर तो नहीं मांग रहे हैं, हमको फेवर दिया जाए, लेकिन ये जरूर सोचा जाए कि आप ख्वाजा आसिफ की बातें सुने। वो कहते हैं जी हुई है, अगर डील हुई है ख्वाजा साहब तो फिर तो शर्म से डूब मरो। फिर अगर हमारी डील उनसे होगी, इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत में कोई दम खम नहीं है, आपके पास कोई इख्तियार ही नहीं है।
इख्तियार किसी और के पास, तो फिर हुकूमत क्यों कर रहे हो? फिर तो इस्तीफा दो, फिर क्यों गलत बयानी कर रहे हो? अगर आपके पास इतना इख्तियार नहीं है कि हम जाके किसी और के साथ डील कर रहे हैं और उसके नतीजे में बुशरा बीबी रहा हो रही है, इमरान खान की बहनें रहा हो रही है, और आप कह रहे हैं कि ये डील के नतीजे में निकली है, तो हमने डील जिससे किया है उसका मतलब है कि वो फिर पावर आप क्या है? आप तो कुछ भी नहीं है फिर। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।